समझ आ गई सबको ये बात? अब हम अगला जो पॉइंट करने वाले हैं वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि भाई ऑफर खत्म कैसे होती है, और इसके जवाब आप ही मुझे देंगे, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऑफर खत्म यानी लैप्स यानी टर्मिनेट कैसे हो जाती है कि जी आपके लिए अब तो ऑफर खत्म हो गई, अब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट टाइम पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है। स्टैंडिंग ऑफर की हमने बात की थी कि नहीं? स्टैंडिंग ऑफर एक ऐसी ऑफर है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन रहती है, ठीक बात है। जैसे कि हमने क्या बताया, 6 महीने तक ओपन है। अगर आप इसे 6 महीने तक एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर लो, उसके बाद आपके लिए ये ऑफर खत्म हो जाएगी, ठीक बात है कि नहीं? अच्छा बताओ कि अगर ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो क्या होगा? ऑफर लैप्स हो जाएगी। तो यानी टाइम पीरियड अगर दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टाइम पीरियड अगर दिया हो और वो दिया हुआ टाइम पीरियड लैप्स हो जाए तो ऑफर खत्म हो गई। लेकिन मान लिया जाए कि टाइम दिया ही नहीं गया, फिर बिल्कुल ठीक बात, रीजनेबल टाइम। एक्चुअली इन्होंने जो वर्ड बोल दिया थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम नहीं दिया गया तो रीजनेबल टाइम में उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसे रीजनेबल समय में एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके लिए ऑफर लैप्स हो जाएगी। मान लिया जाए कि मैंने किसी से कहा कि भाई मुझे एक मिल्क का कैन बेचना है आपको, क्या आप खरीदोगे? और उस पर्सन ने कहा ठीक है जी मैं सोच के बताता हूं। अब जरा बताओ ये मिल्क की लाइफ, इस कैन की लाइफ कितने दिन है? मुश्किल से 1 दिन। 1 दिन बाद तो खराब हो जाएगा ये। और वो अगर 4 दिन बाद बोले जी हाँ जी मैं वो मिल्क खरीदने के लिए तैयार हूं, तो मैं कहूंगा भैया बैठा थोड़ी हूं, वो तो मैंने 2 घंटे में ही आगे किसी और को बेच दिया, ठीक बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रीजनेबल टाइम कितना था उसके लिए? कुछ घंटे। अगर यही मेरी कार की बात होती या मेरे घर की बात होती तो क्या रीजनेबल टाइम 2 घंटे या 1 दिन होता? इसका मतलब तो यह बात तय हो गई कि उसके लिए टाइम जरूर ज्यादा होगा। अब रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? यानी रीजनेबल टाइम कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। इट मे डिफर फ्रॉम केस टू केस, और ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। इज इट क्लियर? रीजनेबल टाइम डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस कि भैया इस केस में ऐसा होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली रीजनेबल टाइम इतना बनता है, ठीक बात है कि नहीं? आइए पहला पॉइंट लिखे और हेडिंग डालिए टर्मिनेशन और लैप्स ऑफ एन ऑफर। टर्मिनेशन और लैप्स ऑफ एन ऑफर। पहला पॉइंट क्या है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। और उसमें पहला केस, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो क्या होगा? दूसरा केस, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या होगा? स्पेसिफाइड टाइम है तो कब लैप्स हो जाएगी ऑफर? आफ्टर द एंड ऑफ, बोलिए, स्पेसिफाइड टाइम, ठीक बात है बिल्कुल। स्पेसिफाइड टाइम के खत्म होते ही ऑफर भी खत्म, और ये आफ्टर रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के बाद आपकी ये वाली ऑफर भी खत्म हो जाएगी, ठीक बात है कि नहीं? काउंटर ऑफर किसे याद है? काउंटर ऑफर का मतलब क्या था? ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर। यानी एक ऑफर के बदले में जब दूसरी ऑफर दे दी जाए, जैसे बार्गेनिंग होती है। एग्जाम्पल कौन सा दिया था मैंने? रिक्शे वाला। एक रिक्शा पुलर के पास आप गए, आपने कहा जी चलो भैया मेट्रो स्टेशन, कितने पैसे? वो कहता है 20 रुपए लूंगा।
आपने कहा भैया हम तो 10 रुपए देंगे, उसने ऑफर कितने में दी? 20 रुपए में। आपने उसको एक्सेप्ट करने की बजाय एक और ऑफर दे डाली, ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर। वो जो ऑफर आपने 10 रुपए की दी है वो क्या है? वो काउंटर ऑफर है। ठीक बात है कि नहीं? जरा सोचो कि जैसे ही 20 रुपए की ऑफर के बदले में आपने 10 रुपए की ऑफर दे डाली, पुरानी वाली 20 रुपए की ऑफर का क्या हुआ? लैप्स हो गई। ठीक बात है कि नहीं? यानी अगर एक ऑफर के बदले में उसकी एक्सेप्टेंस की जगह दूसरी ऑफर दे दी जाती है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो पहली ऑफर लैप्स हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? यानी अगला पॉइंट क्या है? बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर। अब सबको मेरे ख्याल से याद होगा कि क्रॉस ऑफर क्या चीज है। क्रॉस ऑफर का एग्जाम्पल दोबारा याद दिला दूं। शर्मा जी और वर्मा जी वाला केस। शर्मा जी की प्रॉपर्टी वर्मा जी कितने में खरीदने को तैयार हैं? 1 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। और दोनों एक दूसरे को लेटर क्या लिख रहे हैं? शर्मा जी कहते हैं कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, क्या खरीदोगे? उधर से वर्मा जी ने क्या बोला था कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हूं, खरीदने के लिए तैयार हूं, क्या आप बेचोगे? यानी दोनों एक दूसरे को एक ही चीज के बारे में आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं एक ही प्राइस पे। जरा बताओ कि दोनों ऑफर्स ही तो हैं, क्या कोई एक्सेप्टेंस है? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब कम से कम एक बंदा दूसरे बंदे की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। आइए जरा देखें, यहां पर इधर शर्मा जी और हमारे इधर वर्मा जी। शर्मा जी ने लेटर लिखी 1 करोड़ रुपए में सेल की ऑफर, और इन्होंने लेटर किस चीज की लिखी? 1 करोड़ रुपए में परचेज की ऑफर। यह भी ऑफर लेटर है। ठीक बात है कि नहीं? और यह भी एक ऑफर लेटर है, और दोनों ये नहीं जानते कि दूसरा पर्सन उन्हें एक ऑफर दे रहे हैं। दे आर मेकिंग एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। अब जरा सोचो, शर्मा जी के पास लेटर आई कि यार मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, क्या खरीदोगे? ये कह रहा है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, क्या बेचोगे? ये कोई जवाब हुआ भला? शर्मा जी कहते हैं चलो मैं ही थोड़ी समझदारी दिखा देता हूं, अगर इसने ही मुझे एक ऑफर दी है परचेज करने की, तो मैं इसको एक एक्सेप्टेंस की लेटर भेज देता हूं। शर्मा जी ने एक एक्सेप्टेंस की लेटर भेज दी। ये कहा जी कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने की बात कर रहे हो, मैं उसे अब बेचने के लिए तैयार हूं। यानी देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट बना तो किस ऑफर की एक्सेप्टेंस के कारण बना? वर्मा जी की ऑफर को एक्सेप्ट किया शर्मा जी ने। ठीक बात है। जरा बताओ कि इस वाली ऑफर का क्या हुआ? ये ऑफर लैप्स हो गई। इसका मतलब क्रॉस ऑफर्स में जिस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती वो ऑफर लैप्स हो जाती है। लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट इज बाय क्रॉस ऑफर। थर्ड पॉइंट क्या है? बाय क्रॉस ऑफर। यानी जिस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मिली वो एक्सेप्टेंस क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जरा जल्दी नोट करिएगा। अच्छी तरह नोट करिएगा ये पॉइंट।
ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑफर आपकी लैप्स हुई है। जो ऑफर आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई वही ऑफर इसमें लैप्स हुई है। इज इट? अगर मान लिया जाए वर्मा जी भी ऐसा ही कुछ करें, वर्मा जी ने भी एक्सेप्टेंस दे दी, तो इन दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा और दूसरा इनवैलिड, क्योंकि दोनों एक ही चीज के लिए किया गया है। और एक चीज उसमें आप वैलिड मान लो, दूसरे को कैंसिल कर दो। तो हमारे पास ऑफर को खत्म करने के हमने दो तरीके देख लिए, इधर काउंटर और क्रॉस के बारे में, और फिर देखा जी टाइम के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही ऑफर एक पर्सन ने दी होती और दूसरा उसे रिजेक्ट कर दे, शर्मा जी ने वर्मा जी को कहा कि आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदोगे, वर्मा जी ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, यानी उन्होंने उसकी ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट। एक दिन बाद आके वो बोलते हैं आज मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं जी, लाओ घर के कागज निकालो। क्या अब वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ध्यान रखिए कि एक बार जब आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्ट करते ही अब ऑफर आपके लिए लैप्स हो गई, अब आप उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक बात है कि नहीं? तो लिखिए अगला पॉइंट, बाय रिजेक्शन बाय द ऑफरी, बाय रिजेक्शन बाय द ऑफरी, रिजेक्शन बाय द ऑफरी, लैप्स हो जाएगी ऑफर। ठीक बात है कि नहीं? कभी आपने वर्ड रेवोकेशन सुना है? रेवोकेशन, रेवोकेशन, रिवोक करना। रेवोकेशन, इसका मीनिंग होता है टू टेक बैक। क्या मीनिंग होता है? यानी वापस लेना। ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले क्या वापस लिया जा सकता है? मैंने आपको एक ऑफर दी कि अगर आप हमारे साथ फिल्म देखने चलना चाहते हो, हम सारे एओसी के बच्चों को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, अगर आपने इसे एक्सेप्ट करना है तो 2 दिन के अंदर अंदर बता दो। अभी आप में से किसी की एक्सेप्टेंस नहीं आई और एओसी ने कह दिया जी अब हम ये ऑफर रिवोक करते हैं, वापस लेते हैं, अब हम किसी को नहीं ले जा रहे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेकिन अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी हम जाएंगे, क्या अब हम उसे वापस ले सकते हैं? नो। तो इसका मतलब यह कि एक्सेप्टेंस को होने से पहले, इससे पहले की एक्सेप्टेंस हो, ऑफर को वापस लिया जा सकता है। ठीक बात है नहीं? लिखिए, बाय रेवोकेशन, बाय रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अगला पॉइंट क्या है? बाय रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। पॉइंट नंबर 5। ये तो रिवोक का, रेवोकेशन का मीनिंग था। 5वां पॉइंट क्या है? बाय रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर बिफोर इट इज accepted, before it is accepted। ठीक है जी। अच्छा जरा बताओ, थोड़ी देर पहले हमने एक सीनियर सिटीजन वाला एग्जांपल किया था कि नहीं, कि मैं अपना घर किराए पर देना चाहता हूं लेकिन दूंगा किसे? सीनियर सिटीजन को।
यानी मैंने ऑफर दी, वो भी कंडीशन के साथ। कंडीशनल ऑफर वैलिड होती है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड होती है। अगर एक पर्सन आए कि जी मैं आपको जो है एक्चुअली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस देने आया हूं और यहां पर रहेंगे मेरे पिताजी जो कि सीनियर सिटीजन है। अगर ये मान लिया जाए कि एक पर्सन उसका पैसा एडवांस देने आ गया और ये कहता है जी मेरे पिताजी यहां रहेंगे जो कि सीनियर सिटीजन है और बाद में ये खुद ही रहने आ जाए, क्या हम इसे वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे? इसका मतलब ये कि अगर कोई कंडीशन लगाई गई हो, ऑफर में कंडीशन लगाई गई हो और उस कंडीशन की फुलफिलमेंट ना हो, तो कंडीशन के फुलफिल ना होने पर ऑफर लैप्स हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? लिखिए, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, पॉइंट नंबर 6, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल लिखते रहा करो साथ साथ। एग्जाम्पल कौन सा बताया है? सीनियर सिटीजन। लिख लिया सभी ने? रजिस्टर्ड पोस्ट जानते हो क्या होती है? रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें जिस पर्सन को हमने भेजा है ना, उसका पूरा एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, अलग से नोट किया जाता है, भेजने वाले का पता नोट किया जाता है, और रजिस्टर्ड लेटर होती है विद एडी, यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीट के साथ। अब जब ये रजिस्टर्ड पोस्ट उस पर्सन के पास जाएगी ना, तो वो साइन करवा के लाएंगे, यानी प्रूफ आपके पास होगा कि इतने बजे आपने पोस्ट की, वहां पर इतने बजे इस पर्सन ने एक्सेप्ट की, जैसा कि नॉर्मल कुरियर में होता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बंदे ने ऑफर दी और यह कहा कि मुझे इसकी एक्सेप्टेंस रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए। जो पर्सन इसकी एक्सेप्टेंस रजिस्टर्ड पोस्ट से करेगा, मैं उसी की एक्सेप्टेंस को वैलिड मानूंगा। यानी एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक्सेप्टेंस के मोड को प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि आपने अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो एक्सेप्टेंस देने का मोड रजिस्टर्ड पोस्ट है। एक पर्सन ने क्या किया? कुरियर भेज दिया, दूसरे ने ईमेल कर दिया, तीसरा एसएमएस कर रहा है। जरा बताइए कि ये बाकी 3 मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या वैलिड माने जाएंगे? इसका मतलब जिन लोगों ने अपनी इस एक्सेप्टेंस को दिए गए मोड में, यानी प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, उनके लिए ऑफर लैप्स हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? लिखिए, बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर, बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर other than by the prescribed mode, other than by the prescribed mode। ठीक बात है कि नहीं? दिए गए मोड के अलावा किसी और मोड में आपने एक्सेप्ट कर लिया। जरा मुझे एक बात बताओ कि जरूरी थोड़ी है कि हर बार मोड प्रेस्क्राइब्ड ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया। अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया फिर क्या होगा? किसी भी मोड से कर दो, लेकिन वो मोड ऐसा होना चाहिए जो कि यूजुअल तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? अनयूजुअल वे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कबूतर के पैर में हमारा, आपने उसे लिया नहीं, तो वो यूजुअल मोड अब नहीं रहा। ठीक बात है कि नहीं? चलिए लिखिए, तो बाय non acceptance in a mode prescribed, by non acceptance in a mode prescribed। 2 केस हो गए हमारे पास इसमें। ठीक बात है कि नहीं? पहला केस, वेयर
prescribed mode is given. Number 1, number 2, where prescribed mode is not given. तो अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड गिवन है, उस केस में अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं करते तो क्या होगा? ऑफर लैप्स हो जाएगी। बाय नॉट लैप्स कब हो जाएगी? लिख लीजिएगा, हम यहां लिखेंगे लैप्स। लैप्स कब होगी? बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन मोड प्रेस्क्राइब्ड। और जहां पर प्रेस्क्राइब्ड मोड गिवन ना हो, यहां लैप्स कब होगी? बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन अ यूजुअल मोड। इज इट वेरी क्लियर? ठीक बात है कि नहीं? अगर मोड प्रेस्क्राइब्ड है और आप प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं करते तो लैप्स हो जाएगी। अगर मोड प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लैप्स कब होगी? अगर आप यूजुअल मोड में एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक बात है? क्लियर हो गई? आज का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बचा हुआ है इस वक्त कि जितनी भी आपने कंसंट्रेशन अभी सब काम में लगाई होगी, उसको 10-20% और बढ़ा दो। अगर ये ऑफरर या ऑफरी जो एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं या एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इनमें से किसी की डेथ हो जाए या कोई इनसेन हो जाए, फिर क्या होगा? इन ऑफर्स का क्या होगा? जरा सोचिए कि ऑफरर या ऑफरी, इन दोनों में से कोई एक पर्सन एक्सपायर हो जाए और अभी कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। आप वर्ड यूज कर रहे हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे भैया, ऑफर तो बना ही नहीं, सॉरी एक्सेप्टेंस तो दी नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। क्या होगा? यहां पर देखो, ना एग्रीमेंट हुआ ना ही कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड की बात तो अभी आएगी ही नहीं। वॉइड वर्ड तो तब निकल के आता है जब कभी एग्रीमेंट बना हो या कॉन्ट्रैक्ट बना हो। ना एग्रीमेंट बना ना कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, तो आप कैसे अभी वॉइड की बात कर रहे हो? हमें अब देखना है कि अगर ऑफर दी गई है और यहां पर ऑफर देने वाला या जिसे ऑफर दी गई है उनमें से कोई एक एक्सपायर हो गया या इनसेन हो गया, तब क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए। मान लिया जाए कि ऑफरर एक्सपायर हो जाता है। कौन? ऑफरर। एक्स ने वाई को अपनी कार सेल करने की ऑफर दी है। ये हमारा ऑफरर और वाई हमारा ऑफरी। ठीक है जी? मान लिया जाए कि एक्स की डेथ हो जाती है या ये पर्सन इनसेन हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि किस केस में ऑफर हमारी लैप्स होगी और किस केस में हमारी ऑफर लैप्स नहीं होगी। दो केस है हमारे पास। एक केस ऐसा है जब ये ऑफर मिस्टर वाई के लिए लैप्स हो जाएगी, और एक केस ऐसा है जहां पर उसके लिए ऑफर लैप्स नहीं होगी।
इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं अब ऑफर ही एक्सेप्टेंस देने वाला है। ठीक बात है कि नहीं? वाई ने जब उसे एक ऑफर मिली कार खरीदने की, एक्स ने कार सेल करने की बात की थी कि मैं आपको 2 लाख रुपए में कार बेचना चाहता हूं। वाई ने उसकी एक्सेप्टेंस दी टू परचेज कार एट ₹2 lakhs। हमें इस एक्सेप्टेंस को देते वक्त ध्यान से देखिएगा, 2 बातें चेक करनी है। या तो वाई को यह मालूम होगा कि एक्स एक्सपायर हो चुका है, या फिर उसे यह बात मालूम नहीं होगी। ठीक बात है कि नहीं? तो हम इस केस में एक्सेप्टेंस देते वक्त 2 बातें चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1, वाई knows about demise of Mr. X। डिमाइस यानी मृत्यु। केस नंबर 1। केस नंबर 2, Y does not know about demise of Mr. X। 2 बातें हमारे सामने। इज इट क्लियर? अगर Y जानता था कि भैया मिस्टर एक्स तो एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी अपनी लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दी, तो ऐसे केस में ऑफर लैप्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। हम एक काम करते हैं, आंसर क्या होगा? ए, ऑफर लैप्स हो जाएगी। 1 में ऑफर लैप्स। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये नहीं जानता था कि भैया मिस्टर एक्स तो एक्सपायर हुए ही नहीं, जानता ही नहीं कोई बात, और इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, इसका मतलब इसकी तो कोई गलती नहीं है। अब यहां पर ऑफर लैप्स नहीं होगी। जब ऑफर लैप्स नहीं होगी तो इसका मतलब अब इसकी एक्सेप्टेंस के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएगा कौन? ठीक बात है कि नहीं? ऑफर जब लैप्स नहीं होती यानी एक्सेप्टेंस बाय वाई विल बी वैलिड। ठीक बात है कि नहीं? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस। बात ठीक है कि नहीं? इसे पूरा कौन करेगा? मिस्टर एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब इस बात को पूरा करेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो हम यहां क्या लिखेंगे? ऑफर लैप्स नहीं हुई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस, राइट? पूरा कौन करेगा? लीगल हेयर ऑफ एक्स, राइट? उस साइड लिख लेते हैं इसे। मैं बी, जिस केस में ऑफर लैप्स नहीं हुई, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे। इज इट क्लियर? तो आप इसी के नीचे लिखेगा लीगल हेयर ऑफ मिस्टर एक्स विल बी liable to perform the contract। ठीक बात है कि नहीं? अब जरा सोचो कि ये कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मिस्टर वाई ने अपना ऑपरेशन कराना था, मिस्टर एक्स एक डॉक्टर है, वाई ने एक लेटर लिख दी, हां जी मैं आपसे ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूं। उसे ये मालूम ही नहीं कि अब एक्स तो गया, एक्स एक्सपायर हो चुका है, इसने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपसे ऑपरेशन करवाऊंगा। अब ये जानता नहीं तो रूल के हिसाब से एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ऑपरेशन कौन करेगा? उसका बेटा, और वो इंजीनियर है।
क्या करना पड़ेगा ऑपरेशन? ये कहेगा नहीं जी अब तो मैं ही करूंगा आपका ऑपरेशन। ध्यान रखिए कि जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट आ जाएं, जहां पर पर्सनल स्किल अप्लाई होना हो, वहां पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे दिस रूल डज नॉट अप्लाई वेयर पर्सनल स्किल ऑफ द ऑफरर was required. Is it clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये था पॉइंट नंबर 1। बाय डेथ और हेडिंग डाल दीजिए, बाय डेथ और इनसैनिटी ऑफ, by death or insanity of the offerer or the offeree। लेकिन अभी तक हमने किसकी डेथ और इनसेन का केस किया है? ऑफरर की। आइए जरा एक लाइन मिस्टर ऑफरी के लिए भी लिख लें, डेथ और इनसैनिटी ऑफ the offeree। जैसे ही ये पर्सन एक्सपायर होगा, ऑफर लैप्स हो जाएगी, ऑफर लैप्सेस। इसमें कोई केस नहीं है कि ऑफरर को उसकी एक्सपायर होने के बारे में मालूम है या नहीं है। ऑफरी के एक्सपायर होते ही सीधा ऑफर लैप्स। एक्सेप्ट करने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोस्त, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बन जाए और उसमें पर्सनल स्किल शामिल ना हो तो लीगल एयर्स को पूरा करना पड़ता है। ठीक बात है कि नहीं? और अगर पर्सनल स्किल अप्लाई होता है तो लीगल एयर्स को वो काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? इज इट क्लियर? कार सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता, एक्स ने ऑफर दी, वाई ने एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वाई एक्सपायर हो गया, अब वाई का बेटा कार को खरीदेगा। यही ऑपरेशन की बात होती। अगर बेटा माइनर है और मिस्टर वाई एक्सपायर हो जाते, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये तो कह के एक्सपायर हुआ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपना ऑपरेशन करवाऊंगा। अब ये क्या कहेगा? मैं अब तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन करूंगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर उसका बेटा माइनर है अगर उसका बेटा माइनर है तो माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, ये सब जानते हैं। तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। ठीक बात है कि नहीं? यानी अगर उसका कोई लीगल एयर नहीं है, सिर्फ एक माइनर था, तो माइनर की तो कोई लायबिलिटी होती ही नहीं ना, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता।